हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब लोग। और आगे अपने अगली क्लास में कक्षा 11 गणित संपूर्ण पाठ्यक्रम फुल कोर्स में आपका स्वागत है। और हम जो है समुच्चय यानी पहले चैप्टर में थोड़ा सा काम कर चुके हैं, जो कि हमारा पहला बेसिक रिवीजन होता है। उस पर हम छोटी छोटी चीज़ों को परिभाषित करते हैं, परिभाषाएं बनाते हैं, छोटे छोटे सवाल करते हैं। उसके बाद हम फिर एनसीईआरटी को डन कर देते हैं पूरी तरह 100%, उसका एक एक उदाहरण, उसका एक एक सवाल। उसके बाद फाइनल राउंड में फिर हम कुछ प्राइवेट किताबें पकड़ते हैं, उनके सवालों को ढूंढते हैं, जो बढ़िया बढ़िया बड़े बड़े से सवाल होते हैं उनमें उन्हें भी निकाल लाते हैं। ठीक, तो कुल मिला के यही है मामला। तो अब चलते हैं हम आगे थोड़ा सा, और अब हमारा टॉपिक आ गया जो है, ये टॉपिक है हमारा समष्टीय समुच्चय, घात समुच्चय, पावर सेट समष्टीय समुच्चय के बारे में हम बात कर रहे थे। तो समष्टीय समुच्चय के बारे में जानकारी लेंगे। समष्टीय समुच्चय ऐसे, ठीक, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। तो समष्टीय समुच्चय पहले एक ऐसा समुच्चय बनाना पड़ता है जिसके उप समुच्चयों पर कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यानी किसी भी प्रश्न में अगर कोई समष्टीय समुच्चय है तो वह प्रश्न उस समष्टीय समुच्चय के उप समुच्चयों पर आधारित हो सकता है। यानी कुछ ऐसे उप समुच्चय बनाए जा सकते हैं किसी बड़े समुच्चय में से। तो जो बड़ा समुच्चय है उसे क्या कह सकते हैं? समष्टीय समुच्चय। तो समष्टीय समुच्चय कोई संपूर्ण धारणा नहीं है, पूरी कोई ऐसी कोई यूनिवर्सल बात नहीं है जैसा कि इसका नाम लिखा है। तो हो सकता है किसी प्रश्न के लिए कोई समुच्चय समष्टीय समुच्चय हो सकता है दूसरे किसी प्रश्न के लिए यह समष्टीय समुच्चय ना हो। तो समष्टीय समुच्चय यानी कुछ ऐसे अवयवों का समुच्चय या एक ऐसा समुच्चय जिसमें से कोई कुछ उप समुच्चय बनाए जाएं और उप समुच्चयों पर प्रश्न पूछा जाए। ठीक, सीधी सी बात ये है। तो समष्टीय समुच्चय, ठीक, एक ऐसा समुच्चय जिसके उप समुच्चयों पर आधारित प्रश्न बनाए जाएं तो यह समुच्चय, बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है, कोई उदाहरण दूंगा अभी। ऐसा समुच्चय जो है वो समष्टीय समुच्चय कहलाता है ना, यहाँ लिख देता हूँ, कहलाता है। यानी कोई ऐसी अनिवार्य शर्त नहीं है, सिंपल सी बात है कि मान लीजिए हम कुछ समुच्चयों पे सवाल खड़े करते हैं, कुछ समुच्चयों के बारे में सवाल पूछते हैं, तो और ये बता दें कि भाई ये यूनिवर्सल समुच्चय के अंदर की चीज़ है, तो पहले हमें वो यूनिवर्सल समुच्चय बताना पड़ता है। जैसे मान लीजिए उदाहरण ले लेता हूँ, सिंपल सा एक उदाहरण ले लेता हूँ। यू एक्स, और ये डबल डॉट जो लगाते हैं ये समुच्चय का तरीका है, जिसमें एक्स एक प्राकृत संख्या है और जो x है वह 10 से बराबर या कम है। तो ये मैंने एक यूनिवर्सल सेट अपनी तरफ से बना लिया। अब मान लीजिए मैं इसी में कुछ सेट बनाता हूँ, इसके कुछ छोटे छोटे उप समुच्चय बनाता हूँ, सब सेट बोल देते हैं उप समुच्चय को। तो ये जो समुच्चय दरअसल ये क्या है कि भाई 10 या 10 से कम प्राकृत संख्या है। अगर हम इस समुच्चय को पूरी तरह लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, तुम समझ गए होगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये।
तो कुल मिला के ये देखिए प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्याओं में शून्य नहीं आया करता, ये आप जानते हैं। जब आप संपूर्ण संख्याएं कर देते हैं, पूरी संख्याएं लिख देते हैं, तब होल नंबर तब आ जाता है 0। तो ये एक समष्टि समुच्चय पहले परिभाषित हो गया, किसी का भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं स्कूल के विद्यालयों का, मतलब विद्यालय के विद्यार्थियों का समुच्चय, सिंपल सी बात है। किसी विद्यालय के सारे विद्यार्थी एक समुच्चय में रख दिए जाएं तो वो क्या हो जाएगा, स्कूल के लिए वो एक यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। फिर उसमें कहें 11वीं कक्षा के छात्रों का समुच्चय, फिर कहें 12वीं कक्षा के छात्रों का समुच्चय, तो ये सारे समुच्चय उप समुच्चय होंगे उस विद्यालय वाले बड़े समुच्चय के अंदर। ठीक, यानी किसी प्रश्न में उस उप समुच्चयों पर जो प्रश्न खड़ा किया गया है, एक ऐसा सेट जिसमें से ये उप समुच्चय बनाए गए हैं, वही हो जाता है यूनिवर्सल सेट। अब इसमें हमने कहा कि साहब इसमें से हमने एक सेट बनाया है ए, ठीक, ये बनाया है हमने 1 3 5 7 9, ये हमने बनाया है। तो अगर देखा जाए तो ये है क्या, यह है विषम संख्याओं का समुच्चय। यानी ये क्या है, ये है विषम संख्याओं का समुच्चय। बात समझ में आ गई होगी भाई, विषम संख्याएं छांट ली हमने। तो यानी ये बना किस में से, यू में से, यू में से ही बना है। इसके बाद भी बना दूं दूसरा कोई समुच्चय। इस बार क्या रखता हूँ, सम संख्या ले लेता हूँ, तो 2 4 6 8 10, तो ये क्या बन गया, ये बन गया सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याओं का समुच्चय। तो बिल्कुल सरल सी बात हो गई, कोई झंझट नहीं आया भाई। यूनिवर्सल सेट क्या है, तो यूनिवर्सल सेट किसी प्रश्न में जो प्रश्न खड़ा किया जाएगा, जो सवाल पूछा जाएगा, किसी प्रश्न में जितने भी उप समुच्चय इस्तेमाल किए जाएंगे या जितने भी समुच्चय इस्तेमाल किए जाएंगे, वो सारे उप समुच्चय होंगे किसी बड़े सेट में से, छांट के वो निकाले जाएंगे। तो इसलिए इन सभी उप समुच्चयों का समुच्चय क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट होगा। अब यूनिवर्सल सेट ये मैंने एक परिभाषित करके बता दिया कि भाई इस तरीके से बना सकते हो, ये उदाहरण दिया मैंने। अब एक उदाहरण और लूँगा मैं, ठीक। एक छोटा सा उदाहरण और लूँगा और ये फंडा एकदम एग्जैक्टली क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ मैं कुछ चीज़ बदलूँगा। x समीकरण x² माइनस x माइनस 6 बराबर 0 का एक हल है। तो मैंने कहा भाई ये यूनिवर्सल सेट है मेरा, ये एक यूनिवर्सल सेट है। तो इस सेट में है क्या, ये समीकरण जो मैंने दी है भाई, इसका जो हल है वही है इसमें। तो इसका मतलब हो गया, अगर मैं इसके गुणनखंड कर लूँ, इसे हल कर लूँ, गुणनखंड करने की प्रक्रिया जो है x² टुकड़े करके 3 गुणा 2 करके सॉल्व कर लूँ इसको, तो यानी u मेरे पास आ जाएगा, इसके टुकड़े होंगे 2, 3। तो इसका मतलब ये हो गया मेरे पास यूनिवर्सल सेट। इसमें 2 और 3 है बस। अब मैं इस u में से कुछ समुच्चय बनाता हूँ। पहला समुच्चय मैंने इसमें ये बना दिया a, जिसमें मैंने कुछ नहीं रखा। ये देखो ये खाली बना दिया, इसको 5 लिख देते हैं। दूसरा समुच्चय मैंने बना दिया b, जिसमें मैंने 2 रख दिया बस। 2 रख दिया और कुछ नहीं रखा मैंने इसमें। दूसरा मैंने c बना दिया, जिसमें मैंने 3 रख दिया ऐसे, ठीक। और एक मैंने d बना दिया, जिसमें मैंने 2 और 3 ये दोनों ही रख दिए, ठीक। तो कुल मिला के मैंने इसमें से कितने सारे समुच्चय बना दिए, देखो भाई। b में मैंने इसके सारे एलिमेंट ले लिए, 2 3 थे इसमें, वो दोनों ले लिए। अब a में मैंने कुछ भी नहीं लिया, और b में मैंने 2 ले लिया इसका, और c में इसका मैंने 3 ले लिया। तो ये जो सब हैं, ये जो सब हैं, ये सब जो है ये, ठीक, इन सब उप समुच्चयों का जो यूनिवर्सल सेट है, जो समष्टीय समुच्चय है, वो ये है। और वो ऐसे मैंने लिखा। ये क्या है, ये समुच्चय निर्माण, आप जानते हैं ये समुच्चय निर्माण रूप है ऐसे।
और ये इसे कहते हैं रोस्टर फॉर्म। ये है रोस्टर रूप, रोस्टर रूप या रोस्टर फॉर्म, ठीक। तो इसे अंग्रेजी में लिखते हैं रोस्टर फॉर्म, और इसे लिखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर, BULD, वो बिल्डर नहीं होते मकान बनाने वाले, वही वाली स्पेलिंग है, बिल्डर फॉर्म। ओके, तो ये समुच्चय निर्माण रूप है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मतलब कोई झंझट नहीं है, कहीं भी सीधा रास्ता है बिल्कुल। तो इस तरीके से समझ में आ गया कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या है, ठीक। यानी इसमें अब झंझट नहीं है, दोनों उदाहरणों से साफ हो जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण और ले लेता हूँ। देखिए यहाँ से x आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है। मतलब सिंपल सी बात रखूँगा बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये बेसिक है, इसमें कोई झंझट नहीं कर रहे हैं, बड़ा सरल मामला चला रहे हैं। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है कि आपके विद्यालय का एक विद्यार्थी है, सिंपल सी बात है बिल्कुल। अब ये कह रहे हैं साहब ये जो विद्यालय का विद्यार्थी है, इसमें अब आप कितने चाहे सेट बना लो, लेकिन उनमें आप कोई ना कोई विद्यार्थी किसी ना किसी तरह का रख सकते हो। अब शुरू करें, मान लीजिए हम इसके सेट बनाना, तो पहला सेट बना रहा हूँ मैं कुछ ऐसे x डबल डॉट x। तो x क्या है, x कक्षा 11 का बालक विद्यार्थी, यानी इसमें मैं किसको रखूँगा, इसमें मैं कक्षा 11 के लड़कों को रख दूँगा। कक्षा 11 का ये बालक विद्यार्थी है, समझ रहे हो, लड़कियों को नहीं रखा, बालिकाओं को नहीं रखा इसमें। अब दूसरे वाला b, इसमें क्या रख दूँ, x कक्षा 11 का बालिका विद्यार्थी। कैसा विद्यार्थी है इसमें, इसमें बालिका विद्यार्थी है। ये देखिए क्लियर हो गया, बन गया। अभी कक्षा 11 का बना दिया मुझे, मैंने कक्षा 11 का बनाऊं, कक्षा 12 का बनाऊं, कक्षा 9 का बनाऊं, कुछ जितने चाहे अलग अलग सेट बना लूँ मैं इसमें से। तो ये सभी सेट किस में से बनेंगे, ये सभी सेट किस सेट के उप समुच्चय होंगे, ये सभी सेट इस U के उप समुच्चय होंगे, ठीक। यानी सब जो है U के उप समुच्चय हैं, AO BO CO जितने चाहे बनाओ। तो अगर ये यूनिवर्सल सेट परिभाषित नहीं होगा, अगर मान लीजिए मैं इस यूनिवर्सल सेट को परिभाषित न करूं, तो ये सेट इन सब सेट पे और मैं कोई सवाल खड़ा करूं, इन सब सेट पे कोई प्रश्न खड़ा कर लूं, मैं कोई सवाल बना लूं और ये ना दूं कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या है, मेन समुच्चय क्या है, मुख्य समुच्चय क्या है तुम्हारा, जिस वजह से तुम उप समुच्चय बना के सवाल खड़े कर रहे हो, वो क्या है। तो ये सवाल नहीं बनेंगे फिर। तो सवाल बनाने के लिए, प्रश्न खड़ा करने के लिए, कोई बात पूछने के लिए उप समुच्चयों के बारे में पहले ये बताना पड़ेगा कि साहब आपका समष्टीय समुच्चय क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट क्या है। तो वो दैट इज सिंपल, पहले उसे बना लिया, उसके बाद जितने चाहे सवाल पूछो। चलिए ये समझ में आ गया मामला, और दैट यहाँ पे कोई सा सवाल ववाल नहीं है, इस पर सिंपल सी चीज़ है बिल्कुल, ठीक। मैं देखता हूँ कोई उदाहरण अगर सीधे सीधे आ रहा होगा, तो यहाँ कुछ ऐसा कुछ है नहीं। अब मैं लूँगा इसमें दूसरी चीज़, दूसरा हेडिंग आ गया मेरे पास। अब मैं ले रहा हूँ वेन डायग्राम या वेन आरेख। वेन डायग्राम या वेन आरेख कैसे बनाते हैं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, ये भी बहुत बढ़िया चैप्टर है ये, कोई ऐसा झंझट नहीं है इसमें।
ओके, तो बात कर रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। ओके, वेन आरेख, यानी वेन डायग्राम। ठीक, यानी किसी समष्टीय समुच्चय एवं उसके उप समुच्चयों को निरूपित करने वाला डायग्राम। तो क्या परिभाषा बन जाएगी? एक समष्टीय समुच्चय या किसी समष्टीय समुच्चय एवं उसके उप समुच्चयों को निरूपित करने वाला आरेख। बस, यानी सिंपल सी बात हो गई कि भाई एक आरेख बना देंगे हम, एक चित्र बना देंगे जिसमें समष्टीय समुच्चय और उसमें कोई उप समुच्चय हमें बनाना है, उसको निरूपित करने वाला। अब देखिए कैसे। पहले लेते हैं U यानी समष्टीय समुच्चय, और इसमें ले लेते हैं x बिल्कुल पहले की तरह। x एक प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सिंपल सा उदाहरण लेंगे वही। और कहाँ तक लेनी है? और x जो है वह मान लीजिए 5 से कम है, ये लीजिए, यानी 5 तक की प्राकृत संख्याएं मुझे लेनी है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि भाई u है क्या? u है 1 2 3 4 5, ये u है। ऐसे इसको मैंने लिख दिया, ये दोनों ही फॉर्म लिख दी मैंने। ये है समुच्चय निर्माण रूप, ये है राष्ट्र रूप। अब मैं समुच्चय बनाता हूँ A, इसमें मैं रखता हूँ केवल 1 और 2 को। एक समुच्चय में B बनाता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ 2 और 3 को। एक समुच्चय मैं C बनाता हूँ जिसमें मैं रखता हूँ 3 और 4 को। ठीक, कुछ इस तरीके से मैंने समुच्चय बनाए। तो हम जान रहे हैं कि ABC जो है वो हमने माने हैं, अपनी तरफ से मान लिया हमने कुछ भी चित्र दिखाने के लिए, भाई चित्र कैसे बनेगा, तो वो हमने बनाया। तो ये जो समष्टीय समुच्चय है, इसमें जो ये अवयव हैं 1 2 3 4 5, दरअसल इनको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम इनको नहीं दिखाएंगे क्योंकि इसका मतलब ही होगा कि इसमें भरे पड़े हैं। अब सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? एक चित्र बना देंगे ऐसे, एक चित्र बना देंगे ऐसे, एक बॉक्स बना देंगे, डब्बा बना देंगे, एक आयत बना देंगे ऐसे। और इस आयत में यहाँ कोने पे लिख देंगे U। तो इसका मतलब हो गया कि इसमें 1 2 3 4 5 हैं जो कि दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनको हमें दिखाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पहले ही बता दिया गया कि भाई इसमें 5 नंबर तक की प्राकृत संख्याएं हैं। अब इसमें 3 समुच्चय हैं जो कि इसके उप समुच्चय हैं, वो हैं ABC। अब इसके अंदर मैं ABC अगर 3 समुच्चय बनाता हूँ मान लीजिए, तो मैं कुछ इस तरीके से बनाता हूँ ABC, यानी ये बना दिया मैंने A, ये बना दिया B और ये बना दिया C, ऐसे। अब यहाँ पर मैंने समुच्चय एक दूसरे में मिला के क्यों बनाए? मैंने अलग अलग भी बना सकता था, वो भी मैं बनाऊंगा, अभी कोई चिंता ना करें उसकी। ये मैंने मिला के क्यों बना दिए? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि A में 1 और 2 हैं और B में 2 और 3 है, यानी 2 ऐसा अवयव है जो A में भी है और B में भी है। तो मैं उसे दोनों जगह लिखने के बजाय A और B को मिला देता हूँ बीच में यहाँ। तो यहाँ एक ऐसा अवयव है
जो दोनों में है तो उसको वो क्या है, 2 है। ये देखिए ये 2 है, ऐसे यानी कॉमन है। कॉमन यानी सर्वनिष्ठ है। जैसे कॉमन होता था ना, महत्तम समापवर्तक निकालते थे, गुणनखंड में कॉमन निकालते थे, यानी दोनों में है। इसे बोलते हैं सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन जो होता है। अच्छा, अब ए में क्या है, 1 और 2 हैं, तो ए में 1 हो गया। अब देखिए ए में आप 1 और 2 दोनों दिख रहे हैं, ए में 1 और दोनों दिख रहे हैं आपको, और बी में 2 और 3, तो बी में 3 है, यहाँ 3। अब ये जो 3 है ये बी में भी है और ये सी में भी है, तो इसको कहाँ बनाऊँ, इसको यहाँ बना देता हूँ ऐसे, क्योंकि ये बी में भी है और सी में भी है, तो दोनों जगह बन गया। अब सी में एक और है 4, ऐसे। ठीक है, तो क्लियर हो रही है बात। तो इस तरीके से अब ये जो बचा 5, देखो ये बचा 5, ये तो कहीं नहीं है भाई, ना ये ए में है ये 5, ना बी में है ये 5, ना सी में है ये 5, तो इसको यहाँ कहीं दिखाने की आवश्यकता नहीं है मुझे। मैं इसको कहीं इसको लिखूंगा नहीं, ये है कहाँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक, ये यूनिवर्सल सेट के अंदर है, तो इसका मतलब ये 5 अपने आप ही इसमें है, ये पक्की बात है, उसको लिखने की आवश्यकता इसमें कहीं भी नहीं है। जो उप समुच्चयों में इसके एलिमेंट हैं, इनमें से जो भी उप समुच्चयों में आए हैं इसके अंदर, मैंने वो दिखा दिए हैं। और उसमें कोई कॉमन है अगर दोनों में है ना, तो वो मैंने दोनों में करके दिखा दिया है। अब मान लीजिए दोनों में नहीं है, सपोज करिए ए में 1 और 2 है और सी में 4 है बस, ये ठीक, और ये 2 ये नहीं है, इसमें 3 है और 5 है बस। अब ये बिल्कुल अलग अलग मामला हो गया है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इस चित्र को दोबारा बनाना है। ये जो चित्र एक दूसरे को काट रहा है यहाँ पे, ये मुझे नहीं होना करना है। अब मैं इन तीनों को अलग अलग बनाऊंगा फिर से। देखो, तीन सर्कल बनाएंगे, 1 2 3, और ABC नाम देंगे ABC। तो आराम से समझ रहे होंगे, कोई झंझट नहीं है। ए में कौन है, 1 और 2, तो यहाँ लिख दिया 1 और 2। यहाँ कोई कॉमन कोमा वोमा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नंबर लिख दो ऐसे ही बस। बी में लिख दिया 3 5, तो यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लिख दिया 5, ये 2 हैं, ताकि ये 35 दिखाई ना दे। जैसे 12 दिख रहा है, 12 ना दिखे, ऐसे ऐसे लिख देते हैं इसको। 1 और 2 इसमें है, और सी में है 4, ये रहा। ओके, अब यहाँ बात आती है कि साहब लाइनिंग कैसे करें, लाइन अप कैसे करें। तो क्या कर सकते हैं अपन, अगर हम लाइनिंग करना चाहते हैं तो एक यूनिवर्सल सेट की जो अपनी बेसिक लाइन है, हम उसको बना के, देखिए यूनिवर्सल सेट की जो अपनी लाइन है वो कुछ इस तरीके पे दे सकते हैं। 45 डिग्री पे दूंगा मैं, 45 अंश के कोण पे मैं ऐसे दे सकता हूँ। देखो ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट की लाइन है, ये देखिए ऐसे, ये हो गई। देखो ऐसे, तुम्हें अच्छा लगता है दे दें, नहीं तो कोई बात भी नहीं है, इसकी कोई ऐसी बात नहीं है कि ये ज़रूरी चीज़ है, लेकिन ये चूँकि बना लेते हैं इसको भी। ये देखिए ऐसे, बस ये यूनिवर्सल सेट की अंदर की चीज़ है। जो इसमें से समुच्चय बनाए हैं उनके अंदर इस लाइन को न लेके जाएं, यानी शेड कर दिया इसको, कहते हैं ना शेड कर दो, परछाई सी बना दो। ठीक, तो ये देखिए, ये ऐसे बना सकते हैं, इसको हो गया डन। तो ये इसे कहते हैं वेन डायग्राम या वेन आरेख, यानी किसी समष्टीय समुच्चय के अंदर कुछ उसके उप समुच्चयों को दिखाने का जो चित्र है उसे कहते हैं वेन आरेख। तो वेन आरेख पर कई सारे सवाल हैं हमारे सामने, अभी उसे करेंगे हम। बट ऑल दोनों बातें आ गई कि भाई अलग अलग हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, तो वो दोनों बातें कन्फर्म हो गई हैं। अब इससे आगे चलते हैं। ठीक, वेन आरेख बनाने का कन्फर्म हो गया, इतनी बात है, इससे ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। आगे चलते हैं अब, ठीक है। अब आया समुच्चयों का अंतर। अगला टॉपिक है समुच्चयों का अंतर, यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स।
समुच्चयों का अंतर यानी डिफरेंस ऑफ सेट्स। डन। अब डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब ये जोड़ने घटाने वाला मामला है, तो जाहिर बात है कि कोई जोड़ने घटाने वाला मामला तो है नहीं। ठीक, ये जैसे समुच्चयों में आपस में अवयव होते हैं, उनमें से कुछ अवयव लिए जाएंगे, कुछ अवयव छोड़ दिए जाएंगे, इसी तरीके से अंतर होगा। तो क्या समुच्चयों का योग भी कोई चीज़ होती है? तो समुच्चय का योग कुछ नहीं होता है, वो कोई परिभाषित नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पर सिर्फ अंतर परिभाषित होता है। ठीक, तो समुच्चयों का अंतर कैसा है? मान लीजिए, माना हमारे पास दो समुच्चय हैं, माना समुच्चय ए व बी, तो ए माइनस बी में क्या रखेंगे? सब अंतर में रखेंगे ऐसे x बिलोंग टू ए और x नॉट बिलोंग टू बी। बस, यानी अगर मेरे पास दो समुच्चय हैं ए और बी, तो मैं इसमें a माइनस बी में वो रखूँगा जो a में है और b में है, वो नहीं रखूँगा मैं इसमें। भले ही वो a का कोई एलिमेंट है, भले ही वह a का भी हो, अगर वो b में चला गया तो मुझे इसमें नहीं रखना है। ठीक, तो कुल मिलाकर अब मान लीजिए मैं एक समुच्चय बनाता हूँ a और मैं लिखता हूँ 1 2 3, और एक समुच्चय बनाता हूँ b, इसमें लिखता हूँ 4 5 6। ये मैं उदाहरण ले लेता हूँ, समझने में आसानी हो जाएगी। अब मैं लिखता हूँ, इसको b बनाया ना, हाँ तो b लिख देते हैं। अब मैं लिखता हूँ a माइनस बी, तो a का एलिमेंट लेना है, b का नहीं लेना है। ठीक, तो b में क्या है 4 5 6, a में क्या है 1 2 3, तो इसमें लिख दूंगा 1 2 3। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि a के सभी एलिमेंट, a के सभी अवयव वो b से पूरी तरह अलग हैं। तो ये उदाहरण मैंने यहाँ लिया। दूसरा उदाहरण लूँगा बिल्कुल, जिसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। अब मैं a को फिर से ले लेता हूँ 1 2 3, और b को मैं ले लेता हूँ मैं 3 4 5 ऐसे। अब मैं a माइनस बी निकालता हूँ, तो यहाँ ज़रा ध्यान देंगे कि ये जो एलिमेंट है, ये अवयव देखो, ये 3 है, ये a में है लेकिन ये b में भी है, तो मुझे b का कोई एलिमेंट नहीं लेना है, चाहे वो a में हो चाहे वो a में ना हो। तो मुझे इस 3 को छोड़ना पड़ेगा, तो मुझे सारा b छोड़ना पड़ेगा। सारा b छोड़ूंगा तो ये 3 भी छूटेगा, भले ये 3 a में हो, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 1 2 ऐसे। बस यही सिंपल सी बात है, और कुछ नहीं है। इसे कहते हैं अंतर। ठीक, अब अगर मैं b माइनस ए लिखूँगा यहाँ पे, b माइनस ए, तो ज़रा बताएंगे b माइनस ए क्या होगा, बताइए। तो b में है 4 5 6 और ये a में है 1 2 3, तो 4 5 6 लिख दूँगा, 4 5 6, ये आ गया। पक्की बात है, ये आ गया। ठीक, तो ये भी क्लियर हो गया कि भाई a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। देखो ये बात भी क्लियर हो गई है, a माइनस बी कुछ और है, b माइनस ए कुछ और है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर लिखूँगा अगर b माइनस ए, तो इसमें क्या होगा, b में कौन है 3 4 5, a में कौन है 1 2 3, तो ये जो 3 है ये छोड़ना पड़ेगा मुझे, ये पूरा छोड़ना पड़ेगा मुझे, ये मैं नहीं ले सकता b माइनस ए में। b माइनस ए में मुझे वो लेने जो b में हों, ठीक, a में ना हो। तो 3 जो है a में है, तो ये 3 छोड़ना पड़ेगा मुझे। तो b में कौन बचा फिर, 4 और 5 बचा, तो ये हो गया 4 5। ये सिंपल सी सरल सी समझदारी है। तो ये भी देखने में आ रहा है कि a माइनस बी बराबर नहीं है b माइनस ए के। ये देखो बात क्लियर आ गई। तो अंतर आ गया। अब अंतर का वेन डायग्राम बनाना है।
अंतर को वेन आरेख पर दिखाना। ठीक, तो a माइनस बी या b माइनस ए को वेन आरेख का वेन आरेख ऐसे लिख देते हैं। लो क्या दिक्कत आ गई इसमें, वेन आरेख। ठीक, तो वेन आरेख बना लें पहले। तो सबसे पहली बात तो यही आएगी भाई, वेन आरेख बनाने के लिए एक यूनिवर्सल सेट डिसाइड करना पड़ेगा। तो यूनिवर्सल सेट कैसा होगा, यूनिवर्सल सेट में ये सारे रखने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यूनिवर्सल सेट में ये सब रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या बना लेते हैं, यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं। ए और बी के सारे एलिमेंट डाल देते हैं, ए और बी के सारे एलिमेंट डाल देते हैं, यानी यूनियन डाल देते हैं। यूनियन से मतलब समझ रहे हैं, सारे ए वाले भी बी वाले भी। ठीक, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये बन गया तुम्हारा यूनिवर्सल सेट। ये बना लिया पहले। अब इस यूनिवर्सल सेट का डब्बा बना देंगे, इस यूनिवर्सल सेट का बॉक्स बना देंगे। ये बन गया, ये बन गया यूनिवर्सल सेट का बॉक्स। ऐसे यहाँ लिख दिया U। ठीक, अब मान लीजिए इस वाले का बना रहे हैं चित्र, इस वाले का चित्र बना के दिख रहे हैं। इस वाले का उदाहरण नंबर 1 का चित्र बना रहे हैं, 2 का नहीं बना रहे हैं। तो ये बना रहे हैं उदाहरण नंबर 1 का चित्र, 1 का वेन आरेख। ये देखो, ये लिख दिया मैंने, मेंशन कर दिया। तो उदाहरण नंबर 1 का बना रहे हैं, मान लीजिए वही मैंने रखा है 1 2 3 4 5 6, ए यूनियन बी। ये बना लिया, सारे एलिमेंट डाल लिए इसमें। ठीक, अब इसके बाद आगे चलते हैं। ए में कौन रखना है, 1 2 3, और बी में 4 5 6 रखना है। कुछ गड़बड़ हुई है इसकी, कोई बात नहीं, आजा किधर जाएगा। शाबाश। तो ए में लेना है 1 2 3, बी में लेने हैं 4 5 6, बिल्कुल दोनों अलग अलग हैं। तो कुल मिला के ए में लेना है 1 2 3 और बी में लेने हैं 4 5 6, 4 5 6। तो यहाँ a माइनस बी 1 2 3 है, तो 1 2 3 साफ साफ दिखाई देना चाहिए, क्लियर दिखाई देना चाहिए। तो a माइनस बी यानी यही चीज़ दिखाई देनी चाहिए बस, क्योंकि देखो a माइनस बी 1 2 3 है। तो इसके अलावा बाकी जो पोर्शन है उसे सबको शेड कर दो। ठीक, उसे सबको शेड कर दो, यानी इस चीज़ को छोड़ दो, बाकी सबको शेड कर दो। ये ऐसे, ये देखो सब शेड कर दो, क्योंकि सब कुछ इसमें वो लेना ही नहीं है आपको। ये देखिए ये देखिए देखिए, ये लेना नहीं है, तो इसको पूरी तरह शेड कर दो। ये देखो ऐसे। अब देखो जो शेड नहीं हुआ है, अर्थात जिस पर लाल लाल लाइनें नहीं आई हैं, वही क्या है, वही है a माइनस बी। तो बन गया वेन आरेख। अब अगर b माइनस ए बनाना हो तो 4 5 6, 4 5 6 छोड़ दो, बाकी पूरे को शेड कर दो। ठीक, तो बन गया, सिंपल हो गया, पता लग गया भाई जो रहेगा समुच्चय के अंदर, जो a माइनस बी में रहेगा या b माइनस ए में रहेगा, उसको शेड नहीं करना, बाकी सबको शेड कर दो। ठीक, अब चलिए, अब इसमें थोड़ी उलझन हो सकती है। अब उदाहरण नंबर 2 का बना के देखते हैं। ठीक, उदाहरण नंबर 2 का वेन आरेख, ये लो। ठीक, a माइनस बी, बी माइनस ए, इसमें भी एलिमेंट तो वही हैं, 1 2 3 4 5, इसमें 5 तक हैं, तो 5 रख दिया। ये लो। ठीक, अब इसके अंदर की जो चीज़ है इसको मिटाना पड़ेगा। ये देखो, इसको मिटा दिया मैंने, ये लो, क्योंकि दोबारा करना पड़ेगा ना फिर से। ये देखो, ये हो गया, लो। ठीक, पढ़ाई आराम से चलती रहती है पूरे साल। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे सब चलता रहता है। तो यू आर इन फुल कोर्स, कि आप पूरी तरह फुल कोर्स में हैं और पूरा अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दैट इज कि आप लोगों को अब तेज़ी
नहीं करनी है, आपको सामान्यतया सिंपली पढ़ना है, अपना कोर्स बनाना है समझदारी के साथ अच्छे से, सारे टॉपिक सारे पॉइंट अच्छे से क्लियर करने हैं। ओके चलिए ठीक है, हो गई बात, आगे बढ़ते हैं 5 नंबर पे। अब a माइनस बी में क्या है ज़रा देखें, 1 और 2। a में क्या है, 1 2 3। तो पहले क्या करते हैं अपन पहले a बना देते हैं a, और इसमें लिख देते हैं 1 2 3। तो 3 जो एलिमेंट है वो कॉमन है, तो इसे थोड़ा सा इस तरफ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 1 2। अच्छा अब b बना लेते हैं, ठीक। अब ये b बना लेते हैं, b में क्या क्या है, 3 4 5, तो इसके 4 और 5 यहाँ लिख लेते हैं, ठीक। अब आया a माइनस बी, तो a माइनस बी में 1 और 2 हैं, तो a माइनस बी में जो 1 और 2 हैं, ये जो जगह है ये वाली, इसे छोड़ देंगे, इसको ऐसे, बाकी सबको शेड कर देंगे, बाकी सबको हटा देंगे क्योंकि वो इसमें नहीं है। अब शेड करने के लिए क्या करते हैं अपन, शेड करने का तरीका अपना क्या होता है, इस दिशा में या इस दिशा में जैसे चाहे कर सकते हैं। देखो ये ऐसे कर रहे हैं इसको शेड, ये देखो शेड कर रहे हैं इसको, ये हो रहा है देखो शेड, ये सब शेड होगा यहाँ तक, समझ रहे होंगे बात को। ये देखो ऐसे, क्योंकि ये चीज़ जो है लेनी नहीं है, ये देखो ये शेड हो गया पूरा, ये आ गया देखो ऐसे। तो कौन सा हिस्सा शेड नहीं हुआ, ये वाला 1 और 2 वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा शेड नहीं हुआ। दैट विल गिव अ डार्क लाइन इन दिस एरिया। इसमें थोड़ी सी गहरी रेखा खींच के बताऊंगा मैं क्या शेड नहीं हुआ बच्चों। तो देखो ये जो हिस्सा है ये शेड नहीं हुआ, ये है वो हिस्सा जो शेड नहीं हुआ, और यही है a माइनस बी। समझ रहे बात को। तो इसी तरीके से a माइनस बी, बी माइनस ए में क्या रखेंगे, 4 और 5 रख लेंगे, बिल्कुल उसे भी बना देंगे। और आपकी जो आपके पास जो नोट्स है PDF में लगी पड़ी है, उसमें सारे ऐसे सवाल हैं, उसमें से कुछ सवाल तो मैं करा ही देता हूँ आपको, ज़्यादातर सवाल तो मैं ही करा देता हूँ आपको बेसिक क्लियर करना, कुछ सवाल मैं छोड़ देता हूँ आसान से, वो आपको करने होते हैं। इस बेसिक सिस्टम कोर्स को पूरा होने के बाद फिर हम जाते हैं अपने NCERT के सिस्टम पर, फिर हम NCERT के उदाहरण कहीं सारा निपटा लेते हैं काम। इस बेसिक को चूँकि हम अपने कोर्स में रखेंगे क्योंकि ये हमें सिखाता है, तो इस पे ही हमें ज़्यादा समय लगाना होता है, क्योंकि पहले हम सीख लें, उसके बाद हम फिर NCERT पे जाएँ, थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ जाए, फिर उसका अगला स्टेप होता है हमारा JEE वगैरह का एग्ज़ाम देना, या जो भी आगे जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं। चलिए फाइनल हुआ, ओके।